जय हिंद सभी को। राम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। आज हम इतिहास सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इतिहास विषय में आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं। आज की क्लास का मेरा पहला पॉइंट होगा कि आप लोग यूपीएससी एमपीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं और यूपीएससी एमपीपीएससी एग्ज़ाम देकर आप लोग सिविल सेवक बनने वाले हैं। तो मेरा आज का पहला पॉइंट है कि सिविल सेवक के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्या महत्व है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है आज की क्लास का? सिविल सेवक के लिए इतिहास मतलब हिस्ट्री, इतिहास विषय का महत्व क्या है। दूसरा आज की क्लास का मेरा पॉइंट होगा, आप लोग एमपीपीएससी देने वाले हैं तो एमपीपीएससी परीक्षा में इतिहास विषय का क्या महत्व है। तो सेकंड मेरा पॉइंट है आज की क्लास का कि एमपीपीएससी के लिए इतिहास का क्या महत्व है। आज की क्लास का तीसरा बिंदु होगा कि इतिहास में जो उत्तर लेखन है, आंसर राइटिंग है, वह बाकी विषय की तुलना में क्यों सरल है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। तीसरा पॉइंट है इतिहास विषय में उत्तर लेखन क्यों सरल है। और आज की क्लास का मेरा चौथा जो पॉइंट है वो होगा कि इतिहास विषय को पढ़ना कैसे है, इतिहास विषय के लिए सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है। चौथा होगा इतिहास विषय को जो है वह कैसे पढ़ा जाता है। तो इन चार बिंदुओं पर आज हम क्लास करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सिविल सेवक के लिए इतिहास विषय का क्या महत्व है, सिविल सर्वेंट के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्या महत्व है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। अच्छा, आप लोग को पता होगा जब हम इतिहास विषय पढ़ते हैं तो इतिहास विषय में हम प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक समाज, सोसाइटी, अर्थव्यवस्था, इकॉनमी, राजनीति, पॉलिटी, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, संस्कृति, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ने का तरीका ही है कि आपको मान लो मौर्यों के बारे में जानना है, गुप्तों के बारे में जानना है, तो आप लोग गुप्तों की समाज को समझ लीजिए, गुप्त काल की आप अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए, गुप्त काल की आप राजनीति को समझ लीजिए, गुप्त काल के आप प्रशासन को समझ लीजिए, गुप्त काल के आप कल्चर को समझ लीजिए। और जब आप लोग सिविल सेवक बनते हो, जब आप लोग सिविल सर्वेंट बनते हैं तो सिविल सेवक बनने के बाद आप इन्हीं क्षेत्र में काम करते हैं। देखना, जैसे ही आपको एमपीपीएससी में पोस्टिंग मिलेंगी तो आप लोग प्रशासन के लिए काम करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करोगे, आप राजस्व व्यवस्था टैक्सेशन के लिए कार्य करोगे, आप सुधार के लिए काम करोगे, रिफॉर्म के लिए काम करोगे। तो यदि आप एक सिविल सेवक बनने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अच्छे सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो आपको इतिहास विषय की क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो इतिहास विषय क्यों इम्पोर्टेंट है अच्छा सिविल सेवक बनने के लिए। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है इतिहास का सिविल सेवक के लिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। होता क्या है कि आप लोग जब एमपीपीएससी सेलेक्ट हो जाएंगे, यूपीएससी सेलेक्ट हो जाएंगे, तो सिलेक्शन के बाद जब आप काम करते हैं तो आप पर कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, आप पर कई प्रकार का प्रेशर होता है। जैसे प्रेशर किस चीज़ का, दबाव किस चीज़ का, परिवार का हो गया, समाज का हो गया, सोसाइटी का हो गया, राजनीति का हो गया। जो आप देख ही रहे वर्तमान की जो राजनीति है
उसका आप पर दबाव होगा, या फिर राजनीति के बाद परिवार, समाज, राजनीति, या अपने कार्य का दबाव हो गया, या आपकी जिम्मेदारी है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट। तो जब आप सिविल सेवक बनेंगे तो आप पर परिवार का दबाव है, सोसाइटी का प्रेशर है, राजनीति का प्रेशर है, अपने कार्य का प्रेशर है, आपके जो ऑफिसर हैं उनका दबाव है, तो व्यक्ति कई बार डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ के हमें एक मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन जिसे बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि अपने राजा राम मोहन राय हो गए, राजा राम मोहन राय, गांधी हो गए, महात्मा गांधी, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जो अपने इतिहास में कई महत्वपूर्ण शासक हुए, अशोक हो गए, या फिर अपना अकबर हो गए। तो इन सभी ने कई दबाव के बाद भी अच्छे से कार्य किया। तो कुल मिला के जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो इतिहास पढ़ के हमें एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो दूसरा सिविल सेवक के लिए इतिहास का जो महत्व है वह सेल्फ मोटिवेशन के लिए है। तीसरा यहाँ पर लिखता हूँ, होता क्या है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास विषय पढ़कर हमें कई सफलताओं, इतिहास की कई सफलताओं और असफलताओं की जानकारी मिलती है। और जब हम सिविल सेवक बनते हैं, जब हम सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो इतिहास की इन्हीं सफलताओं और असफलताओं से सीखकर हम इनका प्रयोग अपने डिसीजन लेने में करते हैं कि इतिहास में अपने जो ऑफिसर हुए हैं उन्होंने जो गलत डिसीजन लिए थे उनको हम न दोहराएं। तो इतिहास का तीसरा जो महत्व है वह है कि ऑफिसर बनने के बाद, सिविल सेवक बनने के बाद एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए, एक अच्छा निर्णय लेने के लिए, ठीक है ना। चौथा, इतिहास पढ़कर जब आप सिविल सेवक बनोगे, सिविल सेवक के लिए आप सिविल सेवक बनने के बाद आप में कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए, कुछ मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए। जैसे नैतिक मूल्य कैसे हो गए? सत्यनिष्ठा हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रिटी हो गया, ईमानदारी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, सहिष्णुता हो गया। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हम देखते हैं महात्मा गांधी हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए। तो इन सब लोग अपने इन मूल्यों पर हमेशा चले। तो एक अच्छा सिविल सेवक बनने के लिए हमें इतिहास से इन नैतिक मूल्यों को सीखना होगा और इन्हें अपनाना भी होगा, ठीक है ना। और क्या महत्व है इतिहास का सिविल सेवक के लिए? यदि आप अच्छे सिविल सेवक बनना चाहते हो, यदि आप वर्तमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना चाहते हो, समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, प्रशासन को लेकर, आप यदि बहुत ज़्यादा बदलाव करना चाहते हो, तो इन बदलाव के लिए आपको अपने पास्ट की जानकारी होना क्या है? ज़रूरी है। यदि आपको अपने पास्ट की जानकारी नहीं है तो आप फ्यूचर में, आपके वर्तमान में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो वर्तमान को समझने के लिए अच्छे से अपने पास्ट को समझना क्या है? ज़रूरी है। तो अपन ने पहले पॉइंट पे डिस्कस किया कि आप लोग सिविल सेवक बनने वाले हैं और सिविल सेवक के लिए इतिहास विषय का क्या महत्व है। तो जब आप सिविल सेवक बनेंगे और यदि आप इतिहास को अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहास हमें सेल्फ मोटिवेशन सिखाता है, इतिहास हमें अच्छे डिसीजन लेने के लिए सक्षम बनाता है, इतिहास हमारे अंदर कुछ नैतिक मूल्यों को, मोरल वैल्यूज़ को विकसित करता है और इतिहास पढ़कर हम फ्यूचर में एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। तो इसलिए एक सिविल सेवक के लिए इतिहास विषय का बड़ा महत्व है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है आपसे प्री और मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब कभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे इन क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो आपने इतिहास विषय क्यों पढ़ा है। तो आप, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि
यहाँ मैं इसको साइड कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि MPPSC में इतिहास विषय का क्या महत्व है। तो आपको पता है MPPSC जो एग्ज़ाम है वह है 3 स्टेज एग्ज़ाम है। 2 बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहले चर्चा करता हूँ कि MPPSC जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होता है, सबको पता है। पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। यदि आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे हों 2014 से लेकर 18 जब सिलेबस चेंज हुआ था, तो हर बार इतिहास से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं इतिहास में। प्रीलिम्स में 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो 2020 PSC का प्रीलिम्स होगा उसमें भी इतिहास विषय का इतना वेटेज होगा। और साथ में प्री के एग्ज़ाम में आपको मध्य प्रदेश को समझने के लिए, मध्य प्रदेश के इतिहास को समझने के लिए आपको भारतीय इतिहास की अच्छे से क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। दूसरा, मेंस को लेकर क्या महत्व है इसका, तो आपको पता होगा कि मेंस का जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट ए, पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में 5 यूनिट दी गई हैं, 5 यूनिट दी हैं और जो प्रत्येक यूनिट है वो 30 मार्क्स की है, 30 मार्क्स की है। तो जो 5 यूनिट दी गई हैं उसमें से स्टार्टिंग की 3 यूनिट, पहली, दूसरी और तीसरी, तो फर्स्ट यूनिट में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है, सेकंड यूनिट में पूरा मिडाइवल हिस्ट्री है और थर्ड यूनिट में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़कर लगभग आपके 90 मार्क्स मेंस के लिए कवर हो गए। साथ ही आप देखना आपकी जो मेंस की 4th यूनिट है उसमें मध्य प्रदेश का कल्चर दिया हुआ है और जो 5वीं यूनिट है उसमें देखना आप मध्य प्रदेश का इतिहास दिया है, मध्य प्रदेश का इतिहास दिया है। मध्य प्रदेश की कुछ रियासतों के बारे में पूछा गया, जैसे बुंदेलखंड रियासत हो गई, बघेलखंड रियासत हो गई, ठीक है ना, सिंधिया हो गए, भोपाल रियासत हो गई। तो यदि आपको इन सब रियासतों के बारे में अच्छे से समझना है, इन सब रियासतों के बारे में अच्छे से समझना है, तो आपको इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की अच्छे से समझ होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में अपन पढ़ते हैं चंदेल के बारे में, खजुराहो के चंदेल, अपन पढ़ते हैं परमार के बारे में, अपन पढ़ते हैं जबलपुर के कलचुरी के बारे में। और जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो इतिहास में एक टॉपिक है पूर्व मध्यकाल, या जिसे अपन बोलते हैं राजपूत पीरियड, जिसका समय है 750 से 1206 ईस्वी या AD। तो इसी बीच में मध्य प्रदेश में जो राजपूत वंश है उनमें से मध्य प्रदेश में चंदेल आते हैं, परमार आते हैं, कलचुरी आते हैं। तो इन सब को अच्छे से समझने के लिए हमें भारतीय इतिहास की क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो इतिहास पढ़ के कुल मिला के 3 टॉपिक, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, भारतीय इतिहास के, और आपके 2 टॉपिक मध्य प्रदेश के कवर हो पाएंगे। तो लगभग 150 मार्क्स आपका इतिहास से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर होने वाला है, MP और इंडियन हिस्ट्री को मिला के। और साथ में इंटरव्यू में तो आपसे इतिहास से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इन तीनों को अच्छा समझने के लिए, इन तीनों में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें इतिहास विषय की अच्छी समझ होनी चाहिए। और दूसरा बिंदु है, तो यह तो हो गया प्री, मेंस और इंटरव्यू को लेकर इतिहास विषय का महत्व। और साथ ही आपको बाकी विषय को अच्छे से समझना है तो आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए। जैसे चाहे आप लोग पॉलिटी पढ़ें, यदि पॉलिटी को आपको, पॉलिटी मतलब संविधान, यदि संविधान को आपको अच्छे से समझना है तो आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो भारतीय संविधान में जो अपन ने अधिकतर चीज़ें ली हैं वो विदेशी संविधान से ली हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व अपन ने फ्रांस की क्रांति से लिया है। जैसे आपने सुना होगा कि नागरिकता अपन ने ब्रिटेन से लिया है। साथ में हुआ क्या कि जो भारतीय संविधान का विकास है वो ब्रिटिश काल में होने लगा था। जैसे आपने सुना होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, या 1853 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया। तो आपको संविधान को अच्छे से समझना है तो आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए, क्योंकि संविधान का जो विकास हुआ है वह ब्रिटिश काल के दौरान ही हुआ है, और ब्रिटिश काल के बारे में अपन इतिहास विषय में पढ़ने वाले हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि पॉलिटी के बाद अपन देखते हैं कि
इथिक्स में क्या महत्व है? पेपर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर है इथिक्स 4, इथिक्स का पेपर जो 200 मार्क्स का है और जिससे आपकी बहुत अच्छी रैंक लगेगी एमपीपीएससी में। लेकिन इथिक्स को समझने के लिए भी आपको इतिहास विषय की समझ होनी चाहिए। पहला तो डायरेक्ट है महत्व कि इथिक्स में कई पर्सनालिटी दी गई हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, आपके भीमराव अंबेडकर हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, या फिर आपके दयानंद सरस्वती, कौटिल्य, ठीक है ना। इन सब के बारे में आप इतिहास में पढ़ते हो। यदि आपने इनको इतिहास में पढ़ लिया तो इथिक्स में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप इनके बारे में अच्छे से लिख पाएंगे। और दूसरा इथिक्स में महत्व क्या है? इथिक्स में अपन कई वैल्यूज़ को पढ़ते हैं, कई मूल्य को पढ़ते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, या फिर हो गया ईमानदारी, या अहिंसा हो गया, या फिर आपका वस्तुनिष्ठता हो गया। तो जो वैल्यूज़ हैं इनके बारे में भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया, चाहे गांधी हो, अंबेडकर हो, राजा राम मोहन राय हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या जितने भी महान राजा हो, हमेशा अपने मूल्यों पर टिके रहे। तो यदि इन मूल्यों को, इन वैल्यूज़ को आपको अच्छे से समझना है और यदि इनमें अच्छी आंसर राइटिंग करनी है तो आपको इतिहास विषय की अच्छे से समझ होनी चाहिए। आपका इतिहास का महत्व है अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। जैसे आपको पता होगा कि भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, भारत आज़ादी के बाद अपन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, या आज़ादी के बाद अपन ने नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई, प्लान्ड इकोनॉमी अपनाई। लेकिन इन प्लान्ड इकोनॉमी को क्यों अपनाया गया, नियोजित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया? तो आपको पता होगा इसके पीछे रीजन थे कि जब अपन लोग आज़ाद हुए तो जो ब्रिटिश काल था, और ब्रिटिश काल के दौरान भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार से जो स्थिति है वह अत्यंत डाउनफॉल में चली गई थी। जैसे आपने देखा होगा शिक्षा का प्रतिशत बड़ा ही कम था, मात्र 16% था एजुकेशन उस समय। स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा कुपोषण था, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा बहुत कम बची थी। तो कुल मिला के यदि आपको समझना है कि अपन ने प्लान्ड इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों अपनाया, तो आपको ब्रिटिश इंडिया को अच्छे से समझना होगा। या फिर अर्थव्यवस्था में अपन विदेशों से व्यापार के बारे में पढ़ते हैं, आयात निर्यात के बारे में पढ़ते हैं, या इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, या एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन जब इतिहास पढ़ते हैं तो देखना आप प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हर पीरियड में अपन ने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा है। तो यदि अपन को अर्थव्यवस्था विषय को अच्छे से समझना है तो अपन को जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसकी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। एक आपके में नया सब्जेक्ट जुड़ा है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी जुड़ा है, समाजशास्त्र। यदि आपको वर्तमान समाज को अच्छे से समझना है तो आपको प्राचीन समाज की अच्छे से क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि एमपीपीएससी में इतिहास विषय का क्या महत्व है। तो एक तो मैंने बताया प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर और इंटरव्यू को लेकर, और साथ में दूसरा मैंने आपको महत्व बताया कि आपको बाकी सब्जेक्ट को, आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, चाहे वो संविधान हो, इथिक्स हो, अर्थव्यवस्था हो, समाजशास्त्र हो, इन सब विषय को अच्छे से समझने के लिए आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। यदि आपको इतिहास विषय की अच्छे से समझ नहीं है तो आप इन विषय में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आज का तीसरा बिंदु है कि इतिहास विषय में बाकी विषय की तुलना में उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग क्यों सरल है। तो यदि आप लोग एक बार अच्छे से इतिहास को सिस्टमेटिक पढ़ लेंगे, एक सीक्वेंस से पढ़ लेंगे कि कौन सी घटना के बाद कौन सा इवेंट आया। यदि किसी व्यक्ति को इतिहास की समझ है और इतिहास की जो समझ है वो सीक्वेंस से पता है तो इतिहास में उत्तर लेखन सरल है। जैसे यदि मैं बोलूं कि 1857 की क्रांति हुई, 1857 रिवोल्ट हुआ, तो यदि मान लो 1857 रिवोल्ट के आपसे कारण पूछे जा रहे हैं, यदि आपको इतिहास सिस्टमेटिक पता है तो यदि आपसे कारण पूछे गए हैं, आप क्या करो, 1857 रिवोल्ट की पहले की घटनाएं लिख दो। यदि आपको सीक्वेंस से पता है, पहले की घटनाएं लिख दोगे तो इसके क्या निकल के आ जाएंगे, कारण निकल के आ जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1857 रिवोल्ट के क्या परिणाम हुए। अब यदि आपसे परिणाम पूछे गए हैं तो आप क्या करो कि 1857 की बाद की जो घटनाएं हैं यदि आप उनको लिख दोगे तो आपको 1857 रिवोल्ट के परिणाम निकल के आ जाएंगे।
तो इतिहास विषय में उत्तर लेखन सरल है। और बताता हूँ, जैसे अपन पूरा प्राचीन भारत पढ़ते हैं, प्राचीन भारत पढ़ते हैं, तो प्राचीन भारत में चाहे आप लोग बौद्ध काल पढ़ो, बौद्ध पीरियड, चाहे आप मौर्यों के बारे में पढ़ो, गुप्त के बारे में पढ़ो, या मिडिवल में आप मुगल के बारे में पढ़ो, तो इन सब की आपको समाज लिखने आती है, सोसाइटी के बारे में लिखने आता है। जैसे 2018 के मेंस में लिखने आया था कि ऋग्वैदिक समाज के बारे में बताओ, या फिर यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखने आता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इन सब आंसरों को लिखना बड़ा आसान है, क्योंकि इनके लिए फॉर्मेट एक जैसा है, ठीक है ना। समाज के लिए तो समाज में आप परिवार के बारे में लिख दो, समाज में आप महिलाओं की स्थिति के बारे में लिख दो, ठीक है ना। समाज में आप सामाजिक परंपराओं के बारे में लिख दो, सामाजिक खान पान रीति रिवाज के बारे में लिख दो। तो फॉर्मेट एक जैसा है, हम आपको सिखाएंगे बहुत सारे फॉर्मेट एक जैसा है। बस इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर फैक्ट ऐड करना है। जैसे बोले ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति को समझाना है, तो अपन लिख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को यज्ञ में बैठने का अधिकार था पुरुषों की बराबरी से, या ऋग्वैदिक काल में महिलाओं ने कई ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना की। तो अपन को बस यहाँ पर फैक्ट ऐड करना है, इससे अपनी बात प्रूफ हो जाएगी। मान लो आपको इनमें से किसी भी पीरियड की अर्थव्यवस्था लिखनी है, तो आप वहाँ कृषि के बारे में बता दो, वहाँ उद्योग के बारे में बता दो, वहाँ पर आप व्यापार के बारे में बता दो, वहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट परिवहन के बारे में बता दो। तो आप पॉइंट सबके एक जैसे हैं, बस अपन को इनमें इस समय के फैक्ट ऐड करना है। आपको फैक्ट हम याद कराएंगे, तो आप यदि यहाँ पर फैक्ट ऐड कर देंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो कुल मिला के मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इतिहास में जो आंसर राइटिंग है बाकी सब्जेक्ट की तुलना में बहुत सरल है। यदि आपको इतिहास के फैक्ट पता हैं, इतिहास आपको सिस्टमेटिक पता है कि किसके बाद कौन सी घटना हुई, तो आप बड़ी आसानी से इसमें उत्तर लेखन कर सकते हैं। और चौथा बिंदु है कि इतिहास कैसे पढ़ना है। इतिहास कैसे पढ़ना है, तो पहली बात तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय अपन प्रीलिम्स के लिए ना पढ़ें। सबसे पहले तो अपनी अप्रोच होनी चाहिए, अपन किसी भी सब्जेक्ट को मेंस के लिए पढ़ें और मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स कवर करें। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति प्रीलिम्स के लिए पढ़ेगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ेगा, तो उसका प्री निकलना मुश्किल होगा। क्यों? आजकल जो पैटर्न हो गया है कि आपसे 70% क्वेश्चन तो फैक्चुअल पूछे जाते हैं, लेकिन 30% क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, और वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको सब्जेक्ट की अच्छे से समझ होगी, और उसके लिए आपको मेंस पढ़ना पड़ेगा। तो मेंस इतिहास कैसे पढ़ना है, तो इतिहास जब अपन पढ़ेंगे तो मेंस और प्री, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा को एक साथ लेकर पढ़ेंगे। अब पढ़ने के लिए सोर्स ऑफ मटेरियल क्या होगा, तो पहला सोर्स ऑफ मटेरियल होगा आपको, वो होगा राम अकेडमी के नोट्स होंगे। राम अकेडमी द्वारा MPPSC 2020 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के टॉपिक भी कवर हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति। तो पहला अपना सोर्स ऑफ मटेरियल होगा राम अकेडमी के नोट्स। दूसरा होगा अपन को 11th और 12th 11वीं 12वीं की NCERT। और तीसरा होगा अपना जो सोर्स ऑफ मटेरियल होगा वो होंगी एक रेफरेंस बुक, एक रेफरेंस बुक होंगी। जैसे अपन लोग प्राचीन भारत के लिए राम शरण शर्मा पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा पढ़ेंगे, और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक रेफरेंस बुक एंशिएंट को लेकर, मिडाइवल को लेकर और मॉडर्न को लेकर। तो इतना जो सोर्स ऑफ मटेरियल है वो अपना मुख्य परीक्षा को लेकर होगा। यदि आप इन तीनों को क्लास के साथ साथ पढ़ लेंगे तो आपको इतिहास विषय की बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। साथ में अपन प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपन लोग एक तो पढ़ेंगे लूसेंट। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक के फैक्ट अपन लूसेंट से ज़रूर देखेंगे। और दूसरा अपन क्वेश्चन बैंक लगाएंगे घटना चक्र बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है। घटना चक्र में आपको UPSC और जितने भी भारत में स्टेट PSC होते हैं सभी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं,
और साथ में उनको एक्सप्लेन भी किया गया है। जो व्यक्ति घटना चक्र लगाएगा उसकी प्री को लेकर तो समझ बढ़ेगी, साथ में मेंस को लेकर भी उसकी समझ बढ़ेगी। यदि अपना इतना सोर्स ऑफ मटेरियल उठाएंगे तो अपन इतिहास विषय को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो एक राम अकेडमी के नोट्स हो गए, एनसीईआरटी हो गई, एक रेफरेंस बुक हो गई, लूसेंट बुक हो गई और क्वेश्चन बैंक हो गया घटना चक्र। और साथ में जब क्लास होगी, क्लास अभी जूम ऐप पर डेली चल रही हैं, आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन करें और क्लास जो होंगी उसमें हम आपको कंसेप्ट भी बताएंगे और साथ में हम आपको ट्रिक से फैक्ट भी याद कराएंगे। तो आज की क्लास इन 4 बिंदुओं को लेकर थी। अब अगली क्लास में हम इतिहास विषय के सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न इतिहास में किस किस टॉपिक को पढ़ा जाता है। ठीक है, आज के लिए सभी को धन्यवाद।